इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स यूनाइटेड एजुकेटर्स एंड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। प्यारे, अभी तक आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट आप जारी रखे हैं। प्यारे, ये जारी रखिएगा और बेल आइकन यदि आप अभी तक ना प्रेस किए हो तो प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अपलोडेड लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन एट द इंस्टेंट आप तक पहुंच सके। प्यारे, जरा ध्यान देना। आज जैसा कि आप ये कह रहे थे कि सर 11 का कब डालेंगे, 11 का कब डालेंगे, तो प्यारे 11 का लेक्चर आज से स्टार्ट हो गए हैं। अब देखते हैं कितना सीखते हैं आप। प्यारे ध्यान दीजिएगा, अभी 11th है। अब आप 10th का जब बोर्ड एग्जाम दे रहे थे तो उस समय जब आप पढ़ने बैठते थे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जो भी पढ़ते थे ड्यूरिंग एग्जाम, इतना अच्छा प्रिपेयर होता था आपका। आपके मन में यह आता था कि काश ऐसा ही हम साल भर पढ़े होते तो टॉप करते। और ऐसा प्यारे सबके मन में आया था। इसका मतलब सबका कैलिबर है टॉप करने का। बात समझ रहे हैं? तो आज वो समय आ गया है कि वही पढ़ाई करो जो आप ड्यूरिंग एग्जाम करते हो। अब आप शुरू कर दो और सफलता की बुलंदियों को छुओ। प्यारे प्यारे, आपसे वादा है, तुम मुझे समय दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सपने दूंगा। तो समय दो प्यारे, ठीक है? और याद रखना बेटा, मेडिटेशन टॉपिक एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें जाके देखिएगा। उसमें बताया गया है कि आप किसी एक के हो जाओ, वो आपका हो जाएगा 100%। ये बात पढ़ाई में भी लागू होती है। आप फिजिक्स के हो जाओ, फिजिक्स आपकी हो जाएगी। ये स्पिरिचुअल लाइफ में भी लागू होती है और ये फिजिकल लाइफ में भी लागू होती है। लेकिन अभी जो हमारे कहने का सेंस है वो बेटा आपका स्टूडेंट लाइफ है, क्योंकि आप भटकते बहुत है। जो समझाया जाए वो नहीं, दूसरा ज्यादा समझता है। तो प्यारे, आज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, जिसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सब साथ दे रहे हैं। और अब बेटा गर्ल्स बॉयज सब ध्यान देंगे। तो देखिए जरा, ये स्क्रू गेज है। क्या है? इसे वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। ये वर्नियर कैलिपर्स का ही इस पोर्शन का इमेज है। ये वेट्स होते हैं जिससे आप तौलते हैं। 1 kg, 2 kg, 3 kg इस पर लिखा हुआ है। और ये जिससे दूध नापा जाता है, नपना है। कुल मिला के मेजरमेंट की बात हो रही, वो सब आपको स्टार्टिंग में ही दिख गया है। तो प्यारे आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इन सब। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो प्यारे जरा ध्यान दें, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए किससे मेजर करोगे? कुछ तो चाहिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेजर करने के लिए क्या चाहिए और उसके साथ क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और फिर हम लोग डिफाइन करेंगे। समझते ज्यादा है, रटते कम, ठीक है ना? वो मतलब कम एमबी में फाइल्स रहे, क्योंकि मेमोरी कार्ड यही है। ऐसे बहुत सारी चीजें अपलोड करनी है तो कहीं हैंग ना कर जाए, इसलिए चीजों को समझो और की कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। तो प्यारे जो है, किसी घर में मामा जी आए हुए हैं और उस घर में आज आटा खत्म है। ये किसी भी घर में हो सकता है, कोई गरीब गरीब घर का मामला नहीं है। जिस घर में हम आप जैसी नालायक औलादें होंगी वहां हो सकता है। घर में वार्निंग मिलने लगती है आपको कि कल से चावल ही मिलेगा, कल से चावल ही मिलेगा, तब भी हम लोग पोस्टपोन करते रहते हैं। आज ले जाएंगे गेहूं चक्की पे, आज ले जाएंगे, आज ले जाएंगे, इस चक्कर में और एक दिन चावल मिल ही जाता है। ये हर घर में होता है, क्योंकि लापरवाह हर घर में होते हैं। तो मामा जी आए हैं। मामा जी की हम बात कर रहे हैं, मामा 2 माँ है, बड़ा प्यारा रिश्ता है। ये जब घर में आते हैं तो किचन महकता है। अब आपकी जेब भारी होती है, क्योंकि जाते समय कुछ देके भी जाते हैं। किचन क्यों महकता है? होम मिनिस्टर के घर से कोई आया है, स्पेशल डिशेस बनेंगे।
ठीक है। तो मामा जी आए हैं घर में, मम्मी पानी वगैरह देने के बाद मामा जी से पूछती है, मतलब अपने भैया से, कि भैया खाना लगा दें। अब भैया कौन सा दूसरे के घर आए थे, बहन के घर आए थे, बोले खाना लगा दें। ठीक ठीक लगा दें, भूख तो लगी ही है। अब बहन परेशान, घर में आटा तो है नहीं। लेकिन हर घर में एक सीक्रेट दरवाजा होता है जिससे आपकी मम्मियां दूसरों के घर में पहुंचती हैं। तो वहां जाके मम्मी कहानी बताती हैं कि गेहूं तैयार कर रखे थे, बेटा चक्की पे नहीं लग गया और गेहूं आटा खत्म हो गया है और आज ऐसे ऐसे मामला हो गया है। तो उन्होंने कहा ज्यादा भूमिका मत बनाइए, ऐसा हमारे यहाँ भी होता है, क्योंकि वो भी हैबिचुअल थी, उनके यहाँ भी ऐसा होता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आटा ले जाइए, जब आपके यहाँ गेहूं पिसा के आ जाए तो आप वापस कर दीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया, आटा ऐसे अजूरी ऐसे बना के ऐसे दिया, 1 2 3। तो उन्होंने कहा बस 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 इतने सो जाएगा। लेक गई, भैया को खिलाई उलाई बना के भैया चले भी गए, आपकी जेब गर्म करके। फिर आप गेहूं लेके गए और आटा पिसा के आ गया। अब आपकी मम्मी होशियार निकली, आटा वापस करने के लिए अपनी छोटी बिटिया भेज दी, छोटी वाली बिटिया। अब उससे बोली बेटा 3 बार नाप के दी थी, वो 3 बार नाप के तुम दे देना। अब बिटिया गई, ली तो ऐसे थी, अब छोटी बिटिया भेज दे रही है, वो दे ऐसे रही है। क्या संबंध चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे मेजर किया जा रहा है वो स्टैंडर्ड नहीं है, कभी इतना बड़ा कभी इतना छोटा, स्टैंडर्ड नहीं। तो यदि लेन देन बराबर का नहीं होगा तो संबंध नहीं चलेगा, फिर स्टैंडर्ड ठीक ठाक होना चाहिए। फिर गांव वाले ने क्या किया, गांव वालों ने ये तय कर लिया कि कोई जैसे आटा वगैरह लेंगे तो जिस बर्तन में लेंगे उसी बर्तन से वापस देंगे, दबा के भर के लेंगे और दबा के भर के वापस करेंगे। ऐसा चलने लगा। ऑयल वगैरह लेने जाते थे, दूध वगैरह या इन सब चीजों को जब उधार लेते थे तो किसी बॉटल में, किसी गिलास में, किसी लोटे में लेते थे, उसी बॉटल या उसी गिलास या उसी लोटे से वापस करते थे। ये परंपरा गांव में अब भी चलती है, गांव में शहर में हर जगह चलती है, ये परंपरा अब भी चल रही है। तो अब इससे थोड़ा उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पड़ोस में लेन देन हो जा रही है ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिससे मेजर कर रहे हैं अब उसका स्टैंडर्ड हो गया। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड नीडेड होता है। अब वो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? पहली बात तो फिजिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखो फिजिकली था ना मामला, तो बड़ा आजुरी कर दे रही थी, छोटा कर दे रही थी, फिजिकली डिपेंडेंट था, फिजिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कटोरा हो गया, गिलास हो गया, लोटा हो गया, फिजिकली इंडिपेंडेंट। मतलब टेम्परेचर प्रेशर वगैरह भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और सपोज करो एक मीटर स्केल है, अब आप ठंडी में किसी को आप 100 मीटर सामान दिए, ठीक है। अब मीटर स्केल टेम्परेचर कम होने के कारण ठंडी में उसकी साइज थोड़ी कम रहेगी। अब गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होने पे थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। अब गर्मी में आप उससे वापस ले रहे हैं 100 मीटर, ठीक है। मीटर की लेंथ छोटी थी तब 100 मीटर आप दिए थे, अब वो बड़ा हो गया है गर्मी के कारण, अब वो वापस कर रहा है। तो उसका क्या हो रहा है, नुकसान या फायदा? नुकसान। अच्छा, आपका क्या हो रहा है? फायदा। क्या ये ठीक है? नहीं। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, वो फिजिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर प्रेशर वगैरह उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एक शर्त ये हो गई। दूसरी कंडीशन, जैसे हमको अमेरिका से, इंग्लैंड से, रूस से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से कोई चीज मंगानी है, तो आप क्या बोलेंगे, इतना कटोरा भेज दो, इतना बल्टी भेज दो ये सामान। ऐसा तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि कटोरा जितना बड़ी साइज आपके सामने रखे हुए कटोरे की है, उतनी बड़ी साइज ऑस्ट्रेलिया में रखे हुए कटोरे की होगी, इस बात की कोई गारंटी थोड़े। कटोरा तो जैसे बहुत गरीब फैमिली है तो बड़ा कटोरा होता है, मीडियम क्लास फैमिली है तो कटोरा थोड़ा छोटा होता है, अब बहुत हाई फाई फैमिली है तो कटोरा हो ही नहीं करता है। अब आप कहेंगे सर ये यहाँ कौन सा लॉजिक है, गरीब अमीर आप शुरू कर दिए। अरे बेटा, जो गरीब है उसके यहाँ या तो दाल बनेगी या तो सब्जी बनेगी, दाल और सब्जी साथ नहीं बनेगी। लेकिन उससे खाना रोटी है, चावल है, तो दाल ज्यादा चाहिए हमको या सब्जी ज्यादा चाहिए तो कटोरा बड़ा रहेगा।
देखिए जो मीडियम क्लास फैमिली है वहां दाल भी बनेगी, सब्जी भी बनेगी, रायता भी रहेगा, सलाद भी रहेगी, चटनी अचार भी रहेगा, और खाना वही रोटी चावल है। तो थोड़ा थोड़ा चाहिए सब जिससे खाना है, तो वहां कटोरे की साइज छोटी हो जाती है। और जो बहुत हाई फाई फैमिली है वो इतना चीजें बनवा देते हैं, तो वहां कटोरे गायब हो जाता है। वहां एक प्लेट रहती, चम्मच रहता है, और सामने एक ट्रेन चल रही होती है, और ट्रेन पे वो आ रही है पनीर, वो आ रही है ऐसे ऐसा। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड पहली बात तो ऐसा होना चाहिए कि जो फिजिकली इंडिपेंडेंट हो। देखिए हाथ बड़ा छोटा हो जा रहा था या मीटर स्केल, फिजिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल कब होगा, तो हमको क्या करना होगा, कोई एक सिस्टम बनाना होगा जिसको पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्री फॉलो करे। तो उसे हम यसाई सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से बनाया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी क्योंकि सब उसमें मेंबर हैं और सब डिसाइड करेंगे मिल के, तो क्यों नहीं मानेंगे। तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब अगली शर्त है कि इजिली अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। अब सपोज करो कि कई बार आपकी मीटर स्केल आपसे टूट जाती है, या आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है वो टूट जाती है, घर वाले डांटते हैं। और सपोज करो ऐसी चीज आप तोड़ दी होते जो दोबारा मिलती ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं होती, अरे तुमको काटते काट काट के तुमको जो है फिर फ्लैट बना दिए होते। ठीक है, तो इजिली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से मिल जाए, क्योंकि वो स्केल टूट गई डांट ही का है केवल इसलिए क्योंकि तुरंत मिल जाएगी। और दूसरी शर्त क्या है, सस्ती होनी चाहिए और अच्छी, चीप एंड बेस्ट। क्योंकि यदि स्केल महंगी है, भले दोबारा उपलब्ध है, मिल जाएगी पैसा देंगे तो, लेकिन महंगी है तो घर वाले डांट के साथ मार भी चलता है। और ज्यादा महंगी है तो डांट और मार, मार तो किस्तों में चलती जब जब याद आता है ये नुकसान आपने किया। तो भैया हो, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी हैव नीड सम स्टैंडर्ड विच मस्ट बी फिजिकली इंडिपेंडेंट, पहली शर्त। दूसरी शर्त, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। तीसरी शर्त, इजिली अवेलेबल। चौथी शर्त, चीप एंड बेस्ट, नोन एज यूनिट। तो यही यहाँ लिखा है, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी हैव नीड सम स्टैंडर्ड्स which must be physically independent, that is temperature, pressure, etc., worldwide acceptable, easily available, cheap and best, known as unit। ठीक है, एक बार फिर हट जा रहे हैं, इसको आप चाहेंगे तो स्क्रीन शॉट लेके अब आप जूम करके नोट्स बना सकते हैं। हाँ, अब ध्यान दें, टू बाई मेजरमेंट we can conclude that unit of any physical quantity how many times merged in it। मेजरमेंट हमें यह बताता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उसमें कितनी बार मर्ज है, कितनी बार मर्ज है। तो प्यारे जरा देखें, जैसे यहां लेंथ लिखा है, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर, तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी, अब मीटर इज द यूनिट। और मेजरमेंट क्या बता रहा है, भाग जाओ यार, बीच बीच में क्यों आ जाते हो, अभी नहीं शेयर करना है क्लास वर्क। तो मेजरमेंट ये बता रहा है कि मीटर जो कि यूनिट है लेंथ फिजिकल क्वांटिटी की, वो इसमें 20 टाइम्स मर्ज है। तो मेजरमेंट हमें बताता है किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उसमें कितने टाइम मर्ज है। अब मीटर की जगह हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं, तो सेंटीमीटर मीटर से बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट है। और यहाँ इक्वल लिखना चाहे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 2000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहां जरा देखिए, न्यूमेरिक वैल्यू 20 थी, 2000 हो गई, तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर गई है। और यूनिट पहले मीटर थी, सेंटीमीटर हो गई है, तो यूनिट क्या हो गई, डिक्रीज कर गई है। तो न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यूनिट डिक्रीज कर रही है। तो प्यारे जो है, शायद ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, दोनों साथ साथ इंक्रीज करते तो डायरेक्टली, दोनों साथ साथ डिक्रीज करते तो डायरेक्टली, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज तो इनवर्सली। बहुत सही, बहुत जानते हैं भाई, ऐसे बच्चों को पाके समझ लो एकदम दिल बाग बाग हो जाता है। ये समझ लो कि हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है, वो तो थोड़ा मतलब क्या बताएं, कुछ कह नहीं पा रहे, डांट डांट समझो। इसमें मतलब न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट में इनवर्सल रिलेशन है। यहाँ के लगा दिए तो इक्वल लिख दिए, के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
एन यू इज इक्वल टू के हो गया, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू इज इक्वल टू एन थ्री यू थ्री। अब आप कह सकते हैं सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो भैया ऐसा ऐसे हो सकता है, थोड़ा थिकनेस बढ़ा लें प्यारे। यहाँ लिखा है 12, क्या लिखा है 12, ये हो सकता है 1 इंटू 12, ये हो सकता है आपका 2 इंटू 6, ये हो सकता है 3 इंटू 4। तो आप देखो न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ती जा रही है, यूनिट 12 6 4 कम होती जा रही है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है सबका 12 ही बन रहा है। एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू इज इक्वल टू एन थ्री यू थ्री। इसका यूज होगा जब हम लोग यूजेज ऑफ डायमेंशंस पढ़ने लगेंगे। हमारे ख्याल से इतना आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल आर बेसिक यूनिट्स। फंडामेंटल को बेसिक भी बोलते हैं। आपने सुना होगा फाउंडेशन बैच, मतलब बेसिक बैच जो आपकी न्यू को स्ट्रांग करता है। जैसे लोग कहते हैं घर की फाउंडेशन तैयार हो रही है, न्यू तैयार हो रही है, बेस तैयार हो रहा है। फाउंडेशन और बेस एक ही चीज, ठीक है। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो थोड़ा यहाँ कुछ और है, तो इसको पहले सेलेक्ट करें, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं प्यारे, इसको भी छोटा कर दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों, इसको बड़ा करना है इसलिए। प्यारे देखें, स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाए, हम पढ़ दे ही रहे हैं। लिखा है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल आर बेसिक यूनिट्स। दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट and form the foundation for all other quantities corresponding units of such physical quantities known as fundamental or basic units। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस न कर सकें उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये अन्य फिजिकल क्वांटिटीज का फाउंडेशन या बेस तैयार करती है। अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को करस्पॉन्डिंग यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स बोलते हैं। ये भी बेटा आप काफी समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, बार बार अभी इसको बताएंगे, रिपीट करेंगे, आप बोर होंगे, ये लगेगा सर वो चीज क्यों बता रहे हैं जिसमें हम पहले से एक्सपर्ट हैं। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं प्यारे। लेंथ है तो लेंथ की यूनिट है मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है। तो हमारे ख्याल से इसका काम हो गया खत्म, इसको छोटा कर दे रहे हैं, अब इनको बड़ा कर दे रहे हैं। वैसे आपकी एनसीईआरटी का ही ये पार्ट है, ये वाला जो है, इसमें हमारा बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ये क्रॉप किया गया है वहां से, तो हो सकता है पढ़ने में आ रहा हो, थोड़ा ब्लर होता है, ठीक है ना, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ केवल यही लिखा गया है कि देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक सीजीएस है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस है फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस है मीटर किलोग्राम सेकंड। एसआई सिस्टम और एमकेएस अप्रॉक्स मैच करता है, ठीक है। सीजीएस एफपीएस एमकेएस वही बताया गया जो आप पहले से जानते हैं। तो इसको भी छोटा करते हैं, आप भी चलो प्यारे किनारे। यहां पर जो है मीटर को, किलोग्राम को, सेकंड को, एम्पियर को, केल्विन को, मोल को, कैंडिला को डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी से क्रॉप किया गया है। इसको एक बार रीड कर लेंगे आप, याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पूछा नहीं जाता है, रीड इसलिए कर लेंगे कम से कम पता होगी कहीं लिखा है क्या होता है, ठीक है प्यारे, ठीक। तो इस पेज का वर्क खत्म हो गया, आगे चलते हैं। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड, आप सुने होंगे डेरिवेशन, क्या सुने होंगे, डेरिवेशन सुने होंगे आप, तो सुने, डेरिवेशन सुने होंगे आप। डेरिवेशन में क्या होता है, कुछ रहता है आपसे बोला जाता है इसको प्रूफ करो, जब उसको देखते हैं तो आप चौंक जाते हैं क्योंकि वो नया रहता है, लेकिन उसको आप प्रूफ कैसे करते हो, पुरानी जानकारियों की मदद से, पुराने रिलेशन की मदद से।
तो डेराइव का मतलब होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न। अब हिंदी भी आपकी बड़ी अच्छी है, क्योंकि आप ऐसे हिंदुस्तानी हो जो अंग्रेज बनने का प्रयास तो किए, ना अंग्रेज बन पाए ना हिंदुस्तानी रह पाए। प्रॉब्लम आपके साथ ये है। तो डेराइव्ड की मीनिंग होती है व्युत्पन्न, जो दूसरों से उत्पन्न हो। तो डेरिवेशन का मतलब होता है जो किसी पुराने फार्मूले से, जिसको आप पहले से ही जानते हैं, किसी पुराने रिलेशन से किसी नए रिलेशन, किसी नए फार्मूले को लाना, इसी को डेरिवेशन बोलते हैं। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यह है कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होंगी जो फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को रीअरेंज करके बनी होंगी। ठीक है ना? या आप ये कह सकते हैं कि एक्सेप्ट फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड क्वांटिटीज, ये भी कह सकते हैं। इसमें जैसे स्पीड है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है। तो देखो एक बार यहाँ आप इसको चाहेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स में ले लेंगे इसको। Derived physical quantity is a physical quantity that is defined in terms of two or more fundamental physical quantities. In other words, it's a quantity that can be expressed using a combination of the fundamental units meter, kilogram, second, etc. Here speed दिया गया है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स, ये सब दिया गया है। तो अब इसको यहाँ थोड़ा मिनिमाइज कर दे रहे हैं, कुछ ऐसे लिख के बता दे रहे हैं। मामला सही है। अब जैसे है डिस्टेंस, क्या है? डिस्टेंस तो मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होगा। जब हम बात करेंगे स्पीड, क्या बात करेंगे? स्पीड। स्पीड हो जाता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का वही हो जाएगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और टाइम की सेकंड से आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की बात करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का केजी होता है, एक्सेलरेशन का भी अभी आ चुका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग फाइनली बोल देते हैं न्यूटन। ऐसे ही हम बात कर लें, फोर्स हो गया, फोर्स के बाद हम बोल सकते हैं वर्क या एनर्जी। वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट डायमेंशन सेम होगी। क्यों? एनर्जी है क्या यार? कैपेसिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी। वर्क विथ एनर्जी है। इसका फार्मूला होता है एफ इंटू डी। एफ का क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डी का क्या हो जाएगा? मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। ये हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को जूल बोल दिया जाता है, जूल। सीजीएस सिस्टम यूनिट अर्ग होती है। न्यूटन का सीजीएस सिस्टम यूनिट डाइन होती है, जो भी आगे बात करेंगे। डायन नहीं, डाइन। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? आपके डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हुई। तो हमारे ख्याल से इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। फिर अब बात हो रही है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। किसकी बात हो रही है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बड़ी कहानी लिखी है, इसलिए जूम कर दिए। लिखा है इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स there used to be a class of units called supplementary units. These were units that were neither base units nor derived. ना ये basic है ना derived है units. However, this category was removed in 1995. अब इस category को हटा दिया गया है। अब now these units are treated as a derived units. अब इनको as a derived unit हम लोग treat करते हैं। किनको? supplementary units को। ये हैं कौन कौन सी? ये दो हैं, एक रेडियन एक स्टेरेडियन है। रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो रेडियन, दिस इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो पहले रेडियन की बात कर लेते हैं। इन भाई साहब को थोड़ा हम छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, और अभी इनको फिर बड़ा करेंगे। अभी इनको छोटा ही रहने दें, यहाँ कहीं किनारे कहीं बड़ा रहने दें, और इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। इसमें जो ऊपर वाला जो डायग्राम है आपका रेडियन से रिलेटेड है।
तो मेरे प्यारे, आप समझदार हो, सदियों से हो, ठीक है। ये एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है, जिसका सेंटर ओटर दिख ही रहा है। अब ये हमने खींचा नहीं है, ये सब टेक्नोलॉजी कमाल है। वैसे खींचते भी हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन होता तो है? ये सर्कल है, दिख रहा होगा आपको। अब इस आर्क से ए बी एक आर्क है, इसको हम डेल्टा यस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डेल्टा यस। और इसको सेंटर से ज्वाइन कर दें आर्क को, तो यहाँ एक एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं जिसे हम डेल्टा थीटा बोल रहे हैं। और ये सेंटर है, ये आपका, और ये इसकी रेडियस है सर्कल की। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा यस बाई आर होता है। तो आर को भी आप मीटर में मेजर करेंगे और रेडियस को भी मीटर में मेजर करेंगे, दोनों की यूनिट सेम रहेगी। तो यहाँ यूनिट कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये डायमेंशन लेस होगा। और इसको रेडियन बोलेंगे, तो आप जान ही रहे हैं, डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब बेटा जरा ध्यान दें, अभी जो है अभी यहां हम बात करें, इफ डेल्टा यस इज इक्वल टू आर, देन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा यस आर, और इक्वल हो गया, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। 1 रेडियन बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? 1 रेडियन। ठीक है। अब डिफिनेशन क्या होगी? डिफिनेशन क्या होगी? इसमें कुछ करना नहीं है बहुत ज्यादा, जो हुआ है वही लिख देना है। 1 रेडियन क्या है? प्लेन एंगल है। कहां सस्टेंड है? सर्कल के सेंटर पर। किसने सस्टेंड किया है? आर्क ने। आर्क की लेंथ कितनी थी? रेडियस के बराबर। फिर से, 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल सस्टेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू रेडियस। हो गई डिफिनेशन, 1 रेडियन डिफिनेशन हो गई। ठीक है प्यारे, तो यही डिफिनेशन वहां बगल लिखी हुई थी जो भी पढ़ रहा था। अब जरा ध्यान दें, जरा क्या पूरा ध्यान दें। तो फिर चलते हैं शेप के पास। शेप ले लिए और शेप को ड्रा भी कर दिए। अब प्यारे देखें, ये चीज यहां से यहां तक, ये थोड़ा कलर भी बदल सकते हैं। ये आर्क है, ये यहाँ एंगल सब्सटेंड कर रहा है डेल्टा थीटा, और रेडियस है आर। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा यस बाई आर है। ठीक है। अब प्यारे, जब हम आर को थोड़ा बड़ा कर देंगे, एंगल और बड़ा हो जाएगा। आर को और बड़ा कर देंगे तो एंगल और बड़ा हो जाएगा। आर को और बड़ा कर देंगे, एंगल और बड़ा हो जाएगा। आर्क पूरी ले लेंगे तो एंगल भी पूरा हो जाएगा। तो आर्क जब पूरी ले लेंगे तो आर्क सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखा जाएगा 2 पाई आर। क्या लिखा जाएगा? 2 पाई आर, नीचे आर था ही। और एंगल डिग्री में बात करें तो एक पॉइंट के चारों ओर कितना एंगल बनता है? तो प्यारे आपको याद होगा 360 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। ठीक है। आर से आर कैंसिल हो गया, पाई रेडियन इज इक्वल टू आ गया आपका 180 डिग्री। ये रिलेशन याद रखिएगा, वैसे इसको आप यूज करते हुए आए हो।
कहीं पाई बाई 2 लिखते थे तो 90 हो जाता था, पाई बाई 3 लिखते थे 60 हो जाता था, पाई बाई 6 लिखते थे 30 हो जाता था, पाई बाई 4 लिखते थे 45 हो जाता था। तो एक प्रकार से पाई को, रेडियन को आप 180 मानते ही थे। ठीक है, तो इसकी क्षमता हो गई खत्म, इनको कर दे रहे हैं छोटा। ठीक है, तो अभी तक जो बातें हुई हैं, इसको किनारे कर दे रहे हैं और इनको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और सेलेक्ट करके इनको हम किनारे ले जा रहे हैं। समझ चुके ही हैं आप। इधर ले गए, यहाँ एक छोटे से भाई साहब थे, कुछ ज्यादा ही छोटे हो गए थे। यहाँ देखिएगा जरा, 1 radian, this is the unit of plane angle. It is defined as the angle subtended at the center of circle by an arc equal in length to the radius of the circle. यही भी हम लोग बात किए थे। ठीक है, हमारे ख्याल से मामला आपको समझ ही आ रहा होगा। थोड़ा और जूम कर देते हैं, ज्यादा जूम कर दे रहे हैं, कैमरे बाहर चला जा रहा है, बोर्ड बाहर। ठीक, अब हम करने क्या जा रहे हैं, तो हमको यहाँ स्पेस चाहिए, स्पेस हम ले लिए। अब जरा ध्यान दें, सर्कल भी ले लिए। चलो, अब एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल। अब इस सर्कल में हम बात करने जा रहे हैं, क्या इस कार्ड, क्या ये कार्ड और ये आर्क, दोनों में अंतर देख रहे हैं। ये जो आर्क है कर्व है, कार्ड सीधी है, मतलब एक लाइन है, एक कर्व है। लेकिन अब जरा ध्यान दें, एंगल अभी ज्यादा था, एंगल को थोड़ा कम कर दिए, ये कार्ड हो गई और ये कर्व हो गया, आर्क हो गया। दोनों में उतना ही डिफरेंस है, डिफरेंस अब कम हो गया, उतना ही डिफरेंस है, डिफरेंस अब कम हो गया, डिफरेंस कम हो गया। एंगल को और कम कर दो, वो डिफरेंस और कम हो गया। इसका मतलब इफ थीटा टेंस टू जीरो, व्हाट, if theta tends to 0, then an arc approx equal to straight line। थीटा टेंस टू 0 है, हम एक आर्क को स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं एंगल जैसे से कम होता गया, आर्क और लाइन में डिफरेंस घटता गया, और एंगल 0 हो गया तो लगभग बराबर हो गया, या 0 के आसपास आ गया तो बराबर हो गया। तो एक आर्क को हम लाइन मान सकते हैं, एक लाइन को आर्क मान सकते हैं, कब, जब थीटा टेंस टू 0 हो। तो याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। और अभी यहाँ स्टेरेडियन की बात नहीं करते हैं, तो इसको छोटा कर दे रहे हैं। बात किसकी करेंगे, दूसरी सिचुएशन, कि कब हम एक कर्व को स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो आप जरा देखिए, अभी इस कर्व को आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं नहीं। अब 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 अब
अब आप जरा देखिए, रेडियस कम थी, एकदम कर्व था, फिर कर्व थोड़ा कम हुआ और 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 कम हुआ, ठीक है। इसका रेडियस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, रेडियस जैसे से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो आपका कर्व था वही स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? तो रेडियस क्या है, रेडियस टेंस टू इंफिनिटी है। इफ रेडियस टेंस टू इंफिनिटी देन आर्क अप्रॉक्स इक्वल टू लाइन, आर्क अप्रॉक्स इक्वल टू लाइन। हमारे ख्याल से मामला आप समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा कुछ अंडू कर देते हैं। लो, अब हुब्बा नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये हो गई, क्या बताएं, हमारा रेडियन सीन दब गया है। तो कॉपी करें, और यहाँ पेस्ट कर दें। असल में दूसरी यूनिट बताने के लिए बनाया गया था, मामला गड़बड़ी हो गया तो सर्कल खींच दिए और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर लिए तो प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ से इनको भी कॉपी कर लेते हैं, इनको कॉपी करके इसको भी हम लास्ट पेज पे लेके चलते हैं। पेस्ट जाइए। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेरेडियन। देखो रेडियन की बात हो गई है, क्या है, रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, सर्कल के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। फिर वहां बात हुई कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। फिर प्यारे जो है, हम लोगों ने ये देखा कि क्या हम किसी कर्व को या किसी आर को लाइन मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं, डेल्टा थीटा टेंड्स टू जीरो। क्या और कोई तरीका है? हाँ है। हम किसी आर को लाइन और कब मान सकते हैं? रेडियस टेंड्स टू इन्फिनिटी। वही बताने के चक्कर में ये सब हुआ था, आप देख ही रहे। तो प्यारे जो है, अभी हम बात कर रहे हैं स्टेरेडियन। अब इसके लिए स्फेयर, अब जब हम अभी यहाँ बोर्ड बनाएंगे तो हमारा सर्कल और स्फेयर दोनों एक जैसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि बनाएंगे 2D में। इसमें से एक 2D है, एक 3D है। कौन 2D है? सर्कल। कौन 3D है? स्फेयर। बड़े जानकार हैं आप लोग, कसम से कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सर्कल की डिफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन नोन एज सर्कल। इन अ प्लेन नहीं करेंगे तो स्फेयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस, मतलब कि जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, क्या बन जाएगा? इन अ प्लेन कहेंगे सर्कल, और फ्री छोड़ देंगे तो चारों तरफ जाने लगेंगे आप, तो बन जाएगा स्फेयर। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट in a plane known as circle, that fixed point known as center, that fixed distance known as radius। और यहीं आप बोल दें इन अ प्लेन, ना बोलें बस, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। इन अ प्लेन नहीं बोल रहे हैं तो स्फेयर हो जाएगा। अब फिर से फिक्स पॉइंट आपका सेंटर होगा, फिक्स डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस होगी। ये सब आप जानते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आपके सामने क्या बनाने जा रहे हैं? वैसे स्फेयर भी बना सकते हैं। चलो 3D आ जा, 3D में स्फेयर आ गया, ये स्फेयर है, बन गया स्फेयर, ठीक है, लग रहा है 3D। अब स्फेयर ये है,
स्फीयर का एक ही सेंटर होगा। अज्यूम करें कि आपके हाथ में एक फुटबॉल फुटबॉल क्या उस फुटबॉल पे आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं? आपको मार्कर दे दे, फुटबॉल पे स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो? खींच सकते हो। फुटबॉल का सरफेस कैसा है प्यारे? कर्व है। कर्व है तो कैसे खींच पाओगे? खींच लोगे। कैसे? छोटी लाइन खींचोगे। गजब। मतलब अभी जो पीछे पढ़ाया लॉजिक आगे ला दी और मेरे ऊपर अप्लाई कर दी। खींच सकते हो। अच्छा, ट्रायंगल बना सकते हो? नहीं। अरे वो भी छोटा बनाओ तो बन जाएगा, बड़ा बनाओगे तो कर्व हो जाएगा, छोटा बनाओगे तो वो भी बन जाएगा। सर्कल तो बना सकते हो ना? हाँ, एक सर्कल बना दो मार्कर से आप उस गेंद पर, वॉलीबॉल पर। और सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। और हर एक पॉइंट को वन बाई वन आप जो स्फेयर का सेंटर है उससे ज्वाइन करो। सर्कल जो है उसके हर एक पॉइंट को वन बाई वन आप स्फेयर के सेंटर से ज्वाइन करो। कोई स्पेशल शेप बन रहा है? क्या बन रहा है? क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन। अच्छा, कोन ही बन रहा है, बर्थडे कैप जैसा। तो ये मान लें कि ये पोर्शन आप ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी, ध्यान भी देना होता है। पेन पे आए नहीं थे। ये पोर्शन ले रहा है और ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसी एंगल को हम डेल्टा ओमेगा बोलेंगे। डेल्टा ओमेगा बोलेंगे। और इस एरिया को डेल्टा ए बोलेंगे, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस का होल एरिया नहीं है, पोर्शन है, पार्शियल एरिया है। ये उसकी रेडियस होगी। तो सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू होता है डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। एरिया की यूनिट भी होगी मीटर स्क्वायर, और नीचे आर का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब डायमेंशन लेस होगा स्टेरेडियन। ठीक है, यूनिट स्टेरेडियन होगी ही। अब यहीं पर जैसे हम अभी बात करें, इफ डेल्टा ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देन डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर हो गए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो गया। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो गया, आ जाएगा वन। तो वन ये क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। वन स्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक है, अब डिफाइन करेंगे हम। डिफाइन में जो कुछ हुआ है वही बोल देंगे। व्हाट इज वन स्टेरेडियन? तो वन स्टेरेडियन इज द solid angle, is the solid angle subtended at center of sphere by a portion of sphere which have area equal to square of the radius. ठीक है, तो what is one steradian? One steradian is the unit of solid angle subtended at center of sphere by a portion of sphere having area numerically equal to square of the radius, और यूनिट में भी इक्वल है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। हो गया डिफिनेशन। तो ऐसा ही कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, गलत किए। पूरा कवर हो गया। तो दोस्ती बना लेते हैं सब।
क्या ये आप काम खत्म है? इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या बना के बैठे हैं। और इसको भी बड़ा कर दे रहे हैं थोड़ा। आप चलो नीचे। हाँ जरा देखें, स्टेरेडियन, दिस इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय ए सरफेस एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। ठीक है प्यारे। और देखें, अभी हम जो ये डेल्टा ओमेगा लिखे थे, क्या लिखे थे? डेल्टा ओमेगा बराबर था डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर दें, इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी ए अंदर रह जाएगा, तो 1/r² कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो ये आ जाएगा ओमेगा या इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, ये आ जाएगा आपका a/r², a/r²। ये हो जाएगा आपका बराबर, अब स्फीयर की होल सरफेस एरिया हो जाएगी, तो होल सरफेस एरिया स्फीयर की होती है 4πr²/r², आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4π। आप याद रखिएगा कि डी ओमेगा का इंटीग्रेशन या ओमेगा की वैल्यू 4π होगी। ठीक है, जैसे वहां प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 2π थी, वैसे यहाँ पे क्या है? 4π है। क्या है? 4π। तो समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वीडियो जो है आपका ये फर्स्ट लेक्चर यहाँ रुकेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट में यूजेज ऑफ डायमेंशंस की बात करेंगे, लेकिन आज डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या? सच पावर्स व्हिच वी हैव टू रेज ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू ऑब्टेन यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला, नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए जो पावर्स लगाते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स पर, बेसिक यूनिट्स पर, उसी को हम डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। तो पहली बात तो ये समझो जरा, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आपके सामने एक टेबल है, डायमेंशनल फार्मूला डिफिनेशन लिखी है, स्क्रीनशॉट लो, जूम करो, नोट्स बना लो। अब देखो जरा, लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर है, मास का किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडल। ठीक है, अब देखो यहां डायमेंशंस को हम ब्रेक ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? बिग ब्रैकेट, ह्यूज ब्रैकेट में लिखते हैं। अब लेंथ का फर्स्ट लेटर यल था, तो यहाँ कैपिटल यल लिख दिया गया डायमेंशन। क्या लिख दिया गया? कैपिटल यल डायमेंशन लिख दिया गया, बोर्ड दिख रहा होगा आपको। तो कहीं आप लेंथ लिखा देखेंगे या कहीं मीटर लिखा देखेंगे तो आप डायमेंशन एल लिख देंगे। मास का फर्स्ट लेटर यम था, तो यम डायमेंशन हो गई है कैपिटल यम। कहीं मास लिखा देखेंगे या किलोग्राम लिखा देखेंगे या ग्राम लिखे देखेंगे या मिलीग्राम लिखा देखेंगे, मतलब मास से ऐसा रिलेटेड कुछ भी देखेंगे, डायमेंशन आप कैपिटल यम। टाइम में, टाइम का फर्स्ट लेटर टी था, डायमेंशन कैपिटल टी हो गई। तो टाइम है, सेकंड है, आवर है, डे है, ईयर है, कहीं ये देखेंगे तो डायमेंशन आप कैपिटल टी लिख देंगे। अब देखें बेटा, अभी तक लेंथ, मास और टाइम, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी का फर्स्ट लेटर लिया जा रहा था एज ए डायमेंशन, एज ए डायमेंशन। अब यहाँ टेम्परेचर का फर्स्ट लेटर ने तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो भी टी है, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा टी टाइम के लिए, कौन सा टी टेम्परेचर के लिए, तो परंपरा तोड़नी पड़ी। अब हम यूनिट का फर्स्ट लेटर लेंगे, तो टेम्परेचर के केस में हम केल्विन का फर्स्ट लेटर लेंगे के, इसकी डायमेंशन के हो जाएगी। अब परंपरा पड़ चुकी है यूनिट का फर्स्ट लेटर लेने की, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर का फर्स्ट लेटर ए लिया जाएगा, जबकि चाहते तो ई ले सकते थे, ई कहीं नहीं यूज हुआ था, लेकिन परंपरा भी कुछ चीज होती है। परंपरा ये पड़ चुकी है कि यूनिट का फर्स्ट लेटर लेंगे तो यूनिट का फर्स्ट लेटर लिया जा रहा है, एम्पियर हो गया। अब जब अगले में पहुंचे, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस का फर्स्ट लेटर ए है, मोल का फर्स्ट लेटर यम है,
और ए और एम दोनों पहले यूज हो चुके हैं। अब इसका मतलब ना तो फिजिकल क्वांटिटी के फर्स्ट लेटर से काम चल रहा है, ना यूनिट के फर्स्ट लेटर से काम चल रहा है, लेकिन यूनिट पर ही रुकेंगे क्योंकि परंपरा यूनिट की चल रही है। अब एक लेटर नहीं लेके एक से ज्यादा लेटर लेंगे तो एमओएल, एमओएल हो जाएगी डायमेंशन किसकी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस की। कहीं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मोल देखेंगे तो डायमेंशन एमओएल लिख देंगे। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडला है, सी लिख सकते थे क्योंकि सी कहीं नहीं आया है, लेकिन अब एक से ज्यादा लेटर लिखने की परंपरा पड़ गई है, सीडी लिख देंगे। तो आप ये रट डालेंगे भाई, यहाँ इन सब के डायमेंशन की जगह पे एल, ये कहीं दिख जाए तो एम, ये कहीं दिख जाए तो टी, ये कहीं दिख जाए तो के, ये कहीं दिख जाए तो ए, ये कहीं दिख जाए तो एमओएल, ये कहीं दिख जाए तो सीडी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशन लिखने में आप माहिर हैं। ये आपके सामने जो है एक पेज ला रहे हैं। ये पेज ऐसा नहीं एक आनंद सिंह बनाए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में था। यहाँ पर वॉल्यूम, मास डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, वर्क एनर्जी, पावर, ठीक है, मोमेंटम, प्रेशर, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसमें से आप एक ये देखे हो, ये वाला, पेन का कलर बदलना है, ये वाला आप पहले से जानते हो एंगल के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पहले से जानते हो। आप प्रेशर जानते हो, मोमेंटम, पावर, वर्क एनर्जी, इंपल्स, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, मास डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, ये आप पहले जानते हो। इसमें जो टेबल में कई सारी चीजें ऐसी मिल रही हैं जिससे आप पहले से फैमिलियर हैं, जिनसे नहीं फैमिलियर है उनको रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अब एक दूसरा ले रहे हैं, आजा बेटा। अब यहां भी आप एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं परिचित है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स, टार्क, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेवलेंथ से आप परिचित हैं, काउंट चैप्टर में था 11 में। हबल कांस्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ वेव, रेडिएशन प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी कोई भी हो, एक काम एक ही चलेगा। फिर हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनसे परिचित हैं आप। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एफिशिएंसी, एंगुलर इंपल्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से आप परिचित हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट से आप परिचित नहीं है, ठीक है। तो जिनसे नहीं परिचित हैं प्यारे, उनको रटना पड़ेगा, रट के प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है, कुछ भी पूछा जा सकता है। चलें, ये हो गया। और आप जाइए, फिर एक पेज है आपका, यहाँ जो है ये सब एनसीईआरटी में फर्स्ट बुक में लास्ट पेज पे दिया गया है। हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट, थर्मल डिस्पर्सन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल डिस्पर्सन, थर्मल कंडक्टिविटी, बल्क मॉडुलस, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इस समय आप जान गए होंगे, आपके स्कूल पढ़ाया जा चुका होगा। स्टीफन कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, चार्ज, चार्ज से थोड़ा बहुत परिचित हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट से, करंट डेंसिटी से नहीं परिचित हैं आप, चार्ज से परिचित हैं, वोल्टेज पोटेंशियल से परिचित हैं आप, रेजिस्टेंस से परिचित है, कैपेसिटेंस नहीं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से आप परिचित हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से नहीं। ये सब आपको रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसको आप नियम बना लें कि रोज जो है 7 एक पुड़ी हम लेके खा जाएंगे, ठीक है। अगले पेज चलते हैं, इसके आगे वाले अगले पेज पे दिए गए हैं, आजा भाई। ये सब आपके 11 12 12 पास आउट होते होते ये सब जान जाएंगे, लेकिन अब डायमेंशन अभी पूछा जाएगा तो थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी प्यारे आपको।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्टेंस, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड, परमिटिविटी, परमिबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप परिचित हैं, 10 पे पढ़े रहे होंगे। फैराडे कांस्टेंट, वेव नंबर नहीं, रेडियंट प्लस रेडियन ल्यूमिनस इंटेंसिटी सब नहीं परिचित है आप। इसमें केवल एक से परिचित है, इसका मतलब बाकी सब रटना पड़ेगा, कुछ खास खास ही रटना है, बाकी सब आपको बता ही रहे हैं कि 12th पास आउट होने तक सब आप जान ही जाएंगे। और ये लास्ट है, यहाँ से 94 हो जाएगा आपका। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, रेडियो रिलेटिव ल्यूमिनिसिटी, ल्यूमिनस इफिशियंसी, ये सब मास डिफेक्ट वगैरह, बाइंडिंग, डिके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर, पावर, मैग्निफिकेशन, फ्लूइड फ्लो, कैपेसिटिव, रिएक्टेंस, इंडक्टिव, कुछ नहीं जानते हो इसमें से, ये सब आप 12th में जानोगे। तो आप कह रहे होगे कि ये कैसे दे दिया गया है, क्यों दे दिया गया है। अब भाई डायमेंशन की बात हो रही थी, यही सब रहेगा भाई, बात होगी। तो भैया चलते हैं हम। तो ऐसा करते हैं कि डायमेंशन लिखने वाली जो व्यवस्था है इसको लेके चलते हैं। कॉपी, ठीक है। और चलो भैया लास्ट पेज पे, भूख तो नहीं लग रही है नालायक, कम से कम डायमेंशन तो खत्म ही करे आज ना। ये यहाँ इसलिए रख रहे हैं जिससे आपको याद रहे, शुरू हो जाए। पेन बदलने व्हाइट ज्यादा दिखता है बढ़िया से। भैया देखो, डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर, डायमेंशन हो गई एल। स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ लोग लिखते हैं एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0, लेकिन आप यही लिखिएगा। फिर आ गया स्पीड। स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड, मीटर का यल हो जाएगा, सेकंड का टी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यल टी की पावर -1, डायमेंशन हो गई स्पीड की। अब कोई कहे आपसे कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, टाइम का हो जाएगा सेकंड, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मीटर का यल, सेकंड का टी, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा यल टी की पावर -2। एक्सेलरेशन के बाद जैसे कोई फोर्स की बात करता है तो फोर्स का हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर्स का, फोर्स का आपका हो जाएगा यह बराबर होता है यम, यम का हो जाएगा केजी। एक्सेलरेशन का भी निकाल ही चुके हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी के लिए लिख उठेगा यम, मीटर के लिए यल, सेकंड स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा यम यल टी की पावर -2। पूरी फिजिक्स में यही खिलवाड़ भी लगता है, बात समझे, पूरी फिजिक्स में यही खिलवाड़ लगता है। ठीक, पूरा सेलेक्ट करना था, जल्दी के चक्कर में कुछ हो जाता है। आप थोड़ा
इसको असल में ऊपर भेज रहे हैं। जा यार, जल्दी काम होने दे। और आप थोड़ा बड़े। हाँ देखिए, फोर्स तक हो गया है, फोर्स तक हो गया है। ये देखें आप। हाँ, अब देखिए जैसे वर्क की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्क की। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का क्या हो जाएगा, आप निकाल ही चुके हो, एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ये हो गया एम एल टू टी माइनस टू। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो एम जी एच फार्मूला होता है। यम का यल हो जाएगा, जी एसलेशन है, यल टी माइनस टू हो जाएगा। और यम का यल नहीं होगा, यम का यम होगा। और यच का यल हो जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा आपका यम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तो देखो जो वर्क की डायमेंशन आ रही है वही एनर्जी की भी आ रही है। तो आप प्यारे ध्यान देंगे जरा, कम से कम इतना याद रखेंगे, क्या क्या, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क एनर्जी। इतनी डायमेंशन याद रहेगी तो आगे आसान रहेगा। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं थोड़ा। जैसे कोई आपसे कहे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी, इसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी। तो प्यारे देखें, आपको वो फार्मूला सोचना पड़ेगा जिसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहा हो। वो था जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। और प्यारे यहाँ पर जिसकी डायमेंशन चाहिए उसको एक तरफ ले जाओ, रिमेनिंग को दूसरी तरफ ले जाओ, और जिसकी डायमेंशन चाहिए उसको अकेला छोड़ो। हो गया एफ आर स्क्वायर अपन एम वन एम टू। तो प्यारे जरा ध्यान दें, एफ की डायमेंशन आप जानते हैं, अभी अभी हमने कहा था याद रखेंगे, एम एल टी माइनस टू। आर स्क्वायर का यल स्क्वायर हो जाएगा। एम वन एम टू दोनों मास है, ये एम का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, एक यम से एक यम कैंसिल हो जाएगा, ये यम ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर यम की पावर माइनस वन, यल की पावर वन, यल की पावर टू, पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन, यल की पावर थ्री हो जाएगी, और टी की पावर माइनस टू हो जाएगी। ये डायमेंशन हो गई। ठीक है, कोई अभी आपसे पूछे कि प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, तो प्रेशर का फार्मूला आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब फोर्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। आपको वेलासिटी, फोर्स और वर्क, तीन डायमेंशन याद रखनी है, वेलासिटी, फोर्स और वर्क। एरिया का क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से एक यल से एक यल कैंसिल हो जाएगा, एम हाई है, ये यल ऊपर जाएगा तो यल की पावर माइनस वन हो जाएगी, टी की पावर माइनस टू पहले से है। कि प्रेशर की डायमेंशन हो गई। कोई अभी आपसे पूछे कि लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होगी, तो बराबर होता है मास इंटू वेलासिटी। मास की डायमेंशन यल यम, और वेलासिटी की डायमेंशन यल टी माइनस वन। ये लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन हो गई। कुल मिला के आपको ये समझ में आ रहा होगा, यदि हमें फार्मूला याद रहेगा तो हम डायमेंशन निकाल लेंगे, या तो फार्मूला या तो यूनिट। तो प्यारे फार्मूला और यूनिट याद रखनी है। अब आपको ये याद रखना है कि किस सिंबल को, क्या, किस सिंबल पर क्या लिखते हैं, किस सिंबल पर क्या लिखते हैं, ये भी आपको याद रहना चाहिए। मतलब ये चीज याद रहनी चाहिए आपको। अब आप डायमेंशन इजिली लिख लेंगे। ठीक है, एक आध और देख लेते हैं। अब जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की कोई बात करें, किसकी बात करें, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, तो पी वी बराबर होता है एन आर टी। ठीक है, एन तो नंबर है, तो नंबर की कोई डायमेंशन होगी नहीं, तो यहाँ जो आर है वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो हो जाएगा पी वी अपान एन और टी।
अब P की डायमेंशन याद हो तो डायरेक्ट रखिए, क्योंकि P को तो रटने के लिए हमने कहा नहीं है, तो P की जगह भी F बाई ए भी लिख सकते हैं। F बाई ए हो जाएगा ये P का, N हाई है, T हाई है, V है। यहाँ F क्या है? फोर्स है। V क्या है? V क्या है भाई? वेलासिटी। पागल, वेलासिटी नहीं है, वॉल्यूम है। जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं आपके मैकेनिकल मोशन में, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है। तो ये वॉल्यूम है। क्या है? वॉल्यूम। अब प्यारे, हमने आपको कह रखा है कि फोर्स की डायमेंशन याद रखेंगे, एम एल टी माइनस टू, ये याद हो ही जाएगी। किसका किसका रखने के लिए कहा है? वेलासिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलासिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क। वर्क जो है एनर्जी की होगी वही। वॉल्यूम का हो जाएगा एल क्यूब, मीटर क्यूब यूनिट होती है। एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, ये नंबर है, इसकी डायमेंशन होगी नहीं, 1 होगी। और टेम्परेचर है, टेम्परेचर का केल्विन हो जाता है। ठीक है, अब जरा देखें आर की डायमेंशन में आपका यम अकेला है, यम लिख दो, फिर यल लिखो। यल की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, और ये 2 ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और t एक ही जगह है तो t की पावर -2 हो गया, और k ऊपर आया तो k की पावर -1 हो गया। ये हो गया आपका यम यल 2 t -2 k -1 डायमेंशन हो गई। फिर से देखें, पीवी बराबर एनआरटी था, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीवी अपन एन टी हो जाएगा। अब पी बराबर एफ बाई ये होता है, तो ये लिख दिया गया। तो एफ का एम एल टी -2, वी का एल क्यूब, ए का एल स्क्वायर, और एन डायमेंशन लेस होगा, मतलब 1 लिखा जाएगा, और टी का केल्विन टेम्परेचर है वो। टाइम मत समझना, हमने बताया ना एक्स वाई जेड पी वी टी। यारे यम अकेला है तो यम लिख दिया गया, यल की पावर 1 +3 -2, ये हो गया। और t की पावर -2, k की पावर -1, सॉल्व कर दिया गया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। अब जैसे कोई अभी पूछे आपसे प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होगा, इसका प्लैंक्स कांस्टेंट का, तो उसका फार्मूला आना चाहिए बस, E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। अब E क्या है? एनर्जी है, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। फ्रीक्वेंसी डायमेंशन हो जाएगी t की पावर -1। तो यहाँ डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट लिखा जाएगा तो आ जाएगा E अपॉन न्यू। और E की डायमेंशन, E एनर्जी है, एनर्जी का हमने रटने के लिए बोला है, तो ml2 t -2, और न्यू को आ गया t -1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का आ जाएगा आपका ml2 t -2, और ये -1 ऊपर आएगा +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ml2 t -2, नहीं t -2 नहीं होगा, -2 +1 है, ये हो जाएगा आपका -1। ये डायमेंशन हो गई किसकी? प्लैंक्स कांस्टेंट की हो गई। कोई पूछे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या डायमेंशन होगी, अब विस्कोसिटी उसकोसिटी जानते नहीं, फार्मूला रटे रहेंगे, काम हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू होता है 6 पाई एटा आर वी। ये जो एन एटा है, इसी को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो यहाँ से एटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन 6 पाई आर वी। आप कह रहे होंगे सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे रटेंगे हम? प्यारे देखो, जब आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पहली बार सुने थे तब आपको अजीब लग रहा था कि नहीं, लेकिन आज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिखते समय, निकालते समय, क्या यही क्वेश्चन आपके मन में राइज हुआ जो अभी हो रहा है? नहीं ना बेटा, ये भी जब पढ़ोगे तो ये बिल्कुल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से भी आसान हो जाएगा। अभी आप जानते ही नहीं, उसकी बात हो रही, थोड़ा परेशानी होगी। कब पढ़ोगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड बुक का। अभी तो फर्स्ट बुक चल रही होगी स्कूल वगैरह में, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो रट ही डालेंगे। तो एफ की डायमेंशन आपसे बोला गया रटे रहेंगे, तो एम एल
t-2, 6 और पाई डायमेंशन 1 होगी, r l हो जाएगा, v वेलोसिटी है यहाँ पे, l t-1 हो जाएगा। डायमेंशन हमेशा लिखते हैं हम लोग बिग ब्रैकेट में, तो एटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m, l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, एक l ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 हो जाएगा, और t की पावर -2 है, t की पावर -1 है, तो t की पावर -2, नीचे वाला -1 ऊपर आएगा, +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m l -1 t -1। डायमेंशन हो गई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो प्यारे जरा ध्यान दें, डायमेंशन निकालना बिल्कुल टफ नहीं है, आपको एक बात याद रखनी है जो आप हल्का सा मिस कर देते हैं हमेशा, वो ये जो टेबल है, ये टेबल जो है इसमें रटा रहना चाहिए कि लेंथ मतलब क्या चीज होने पे क्या डायमेंशन लिखते हैं, और साथ ही रटना है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप चाहें तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और एनर्जी का रट लें, और नहीं रटते हैं तो बार बार निकालिएगा, वो भी निकल आएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो प्यारे आज की क्लास यही रोकते हैं, अगली क्लास जब शुरू करेंगे उसमें हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, यूजेज ऑफ डायमेंशन में, गिवन फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन स्टैब्लिश करना, ये देखेंगे हम लोग, और फिर ये देखेंगे कि कोई गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, करेक्टनेस चेक करेंगे उसकी, और फिर एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में ये तीनों चीजें हो जाएंगी, लगेगा थोड़ा टाइम, 1 घंटे 1.5 घंटे, उसमें क्या जाता है, ठीक है। हम ये सोच रहे हैं कि कम से कम 3 लेक्चर में ही ये पूरा चैप्टर सिमट जाए, ठीक है प्यारे। तो आप प्यारे ध्यान देंगे, आपने इतना साथ दिया है, यहाँ जो क्लास में बैठे हैं वो भी, जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी, जो ऑफलाइन वीडियो को देखेंगे बाद में यूट्यूब से वो भी साथ देंगे। तो प्यारे उन सब के लिए हमारे दिल में बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको थैंक्स बोल दें, क्योंकि ऐसे बच्चे बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं, और वो किस्मत यदि हमारी है तो वो हमेशा किस्मत बनी रहे, जरूरी है प्यारे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।